डियर स्टूडेंट्स, आपने लास्ट चैप्टर में ऑब्जेक्ट के साथ इंट्रोडक्शन किया था और जाना था कि किस तरह से हम ऑब्जेक्ट के माध्यम से किस तरह से हम फॉर्म के डेटा को प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो आपको नोट्स यहाँ पे मिलेंगे, इस नोट्स में ऑब्जेक्ट के बारे में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जो भी चीज़ आपको वीडियो में बताई गई थी। तो आपको क्या करना है, इस नोट्स को अच्छे से आपने रीड आउट कर लेना है। ठीक है, अब जो जावास्क्रिप्ट के बारे में कुछ जानकारी हमें हासिल करनी है। सबसे पहले आप ये जानिए जावास्क्रिप्ट के बारे में कि जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस पे काम करने वाली लैंग्वेज। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि जावास्क्रिप्ट कौन सी लैंग्वेज है, तो आप ये तो बताओगे ही जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ जो जावास्क्रिप्ट है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रोसीजरल मीन्स आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बेस पे चलने वाली लैंग्वेज है। ठीक है, मतलब आपको मैं बताता हूँ सबसे पहले कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है। ठीक है, तो एक अंसी नाम की संस्था है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए गाइडलाइंस को जारी करती है। ठीक है, तो उसी में से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी एक तरीके की गाइडलाइन है। ठीक है, और जो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो गाइडलाइन है ये सबसे पावरफुल और बहुत ही अच्छी गाइडलाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट है पूरी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन कहीं कहीं जगहों पे हमें क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का रूल फॉलो करना पड़ता है। ओके, सो हमें भी क्या करना है, आज की इस वीडियो में ये सीखना है कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का रूल है वो जावास्क्रिप्ट में हमें कहाँ कहाँ और कैसे फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अभी हम जान लेते हैं, जो हम एरे बनाना सीखा था हमने लास्ट वीडियोस के अंदर, उसको पहले हम जानेंगे कि जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का अगर हमें रूल फॉलो करना है एरे बनाते वक्त, तब हमें एरे कैसे बनाना चाहिए। ठीक है, तो जरा आ जाइए यहाँ पे पहले अपने टेक्स्ट एडिटर के अंदर और यहाँ पे देखिए कि आप एरे पहले कैसे बनाते थे। ठीक है, आप यहाँ क्या करते थे, एक वेरिएबल बना लेते थे। ठीक है, किसी भी नाम से, जैसे ए नाम से मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया। ठीक है, और इस वेरिएबल के अंदर आप बिग ब्रैकेट्स को इस तरह से स्टार्ट कर लेते थे। ठीक है, देन उसके बाद आपको जितने डेटा इस वेरिएबल में स्टोर करने होते थे, मीन्स इस एरे में जितने डेटा आपको स्टोर करना होता था, उतने डेटा को आप यहाँ पे डुअल कोट से लॉक करके उसे यहाँ पे राइट कर देते थे। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ नाम लिख देता हूँ, जैसे मैंने नाम लिख दिया अमित, फिर कॉमा दे के सेपरेट करते थे आप पहले डेटा को, फिर दूसरा डेटा यहाँ पे राइट कर लेते थे। ठीक है, सो मैं यहाँ पे राइट कर देता अंकित, और अगर आपको नंबर राइट करना होता था तो आप सिंपली बिना डुअल कोट्स दिए आप इस तरह से नंबर को राइट कर लेते थे। ठीक है, और फिर अगर आपको इसे प्रिंट करवाना होता था तो आप क्या करते थे, आप विंडो डॉट अलर्ट के अंदर इस तरह से ए जो वेरिएबल है, ए वेरिएबल, आप इसको इसमें राइट कर देते थे और आप इसे प्रिंट कर देते थे। ठीक है, तो अगर देखो मैं इस तरह से यहाँ पे कोडिंग करता हूँ तो मैंने इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का रूल फॉलो नहीं किया है। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसे अभी रिलोड करूँगा तो ये मेरे को आंसर दे देगा। देखो अमित, अंकित और 45 जो भी डेटा मैंने इसमें लिखा था वो इसने मेरे को यहाँ पे प्रीव्यू कर दिया है। ओके, लेकिन अब जो देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की गाइडलाइन ये कहती है कि जब आप अपने एरे का सारा डेटा प्रिंट कर रहे हो, तब जहाँ पे आप प्रिंट कर रहे हो ना इस एरे को, उसके साथ में आपको टू स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो आप कुछ इस तरह से टू स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए हमें सबसे पहले एरे का नाम लिखना चाहिए, अगर हमें एरे का सारा डेटा प्रिंट करना है एक साथ तो। ठीक है, तो सबसे पहले एरे का नाम लिखेंगे, देन उसके बाद डॉट ऑपरेटर दे करके इसमें टू स्ट्रिंग को हम इस तरह से राइट करेंगे। ठीक है, टू स्ट्रिंग के अंदर जो एस है आपका वो कैपिटल रहेगा। ठीक है, और जो भी आपने यहाँ पे टू स्ट्रिंग राइट किया है ये कैमल केस में है। ठीक है, अब कैमल केस का मतलब क्या होता है, ज़रा वो समझिए। मीन्स जो आपका फर्स्ट वर्ड है वो सब स्मॉल लेटर्स में शुरू होगा और उसके बाद के जितने भी वर्ड होंगे उनका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल शुरू होगा। जैसे कि टू स्ट्रिंग, या फिर आप राइट कहते हो ना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसके अंदर भी क्या होता है, डॉक्यूमेंट सब स्मॉल में होता है, और फिर गेट डॉक्यूमेंट डॉट गेट जो भी है आपका, ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट भी आपका, और एलिमेंट का भी ई आपका कैपिटल में होता है। ठीक है, बाय आईडी का भी देखो आप बी और आई कैपिटल में लिखते हो। ठीक है,
सो आपको यहाँ पे क्या करना है, जब भी आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का रूल फॉलो करना होगा तो आप अपने एरे को प्रिंट करते वक्त उसमें टू स्ट्रिंग को ज़रूर पास करोगे। ठीक है, अगर मैं इसे सेव करके अभी रन करता हूँ तो इसमें मेरे को कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा। आंसर जैसे मेरे को मिल रहा था वैसे ही आंसर मेरे को पहले की तरह मिलता रहेगा। ठीक है, अभी तो हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपली हमने एक ही बार में सभी को प्रिंट करवा दिया और उसी के अंदर सब के अंदर टू स्ट्रिंग पास कर दिया। अब जरा जानते हैं कि अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर एक डेटा को प्रिंट करवाना है अलग अलग, तो उसके अंदर हम टू स्ट्रिंग को कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से विंडो डॉट अलर्ट में ए को पास कर दोगे, उसके बाद बिग ब्रैकेट्स हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे आप इंडेक्सिंग नंबर डाल दो। तो अमित का इंडेक्सिंग नंबर क्या है, 0, तो यहाँ आप 0 डाल दो। फिर इसके बाद आप क्या करो, डॉट ऑपरेटर दे के टू स्ट्रिंग इसमें पास कर दो। ठीक है, कुछ इस तरह से। फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एडिशन ऑपरेटर का चित्र देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे वापस से यहाँ पे बिग ब्रैकेट्स को स्टार्ट कर लेता हूँ और 1 इंडेक्सिंग नंबर पे जो भी डेटा है उसको भी मैं इस तरह से प्रिंट करवा लेता हूँ। ठीक है, सो इसमें भी आप कैसे लगाओगे, टू स्ट्रिंग इस तरह से आप यहाँ पे भी पास कर दोगे। ठीक है, फिर मैं एडिशन ऑपरेटर का चित्र देता हूँ और मेरे को एरे का सेकंड इंडेक्सिंग नंबर का जो डेटा है 45 उसको प्रिंट करवाना है। अब जरा यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे मैंने 45 लिखा है, क्या ये स्ट्रिंग है? नहीं, ये क्या है, आपका नंबर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर टू स्ट्रिंग नहीं लगाना है। ठीक है, आपको सिर्फ इसको सिंपली इसी तरह से राइट कर लेना है। अब अगर मैं सेव करके रन करता हूँ तो देखना आपको ये तीनों डेटा यहाँ पे प्रिंट मिल जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे देखो कुछ प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आया, फंक्शन टू स्ट्रिंग कुछ इस तरह से प्रॉब्लम आया है, कुछ और यहाँ पे अलर्ट होके आ गया है। ठीक है, जो देखते हैं हमने क्या प्रॉब्लम करी है इसके अंदर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे टू स्ट्रिंग फंक्शन है, और लेकिन हमने यहाँ पे टू स्ट्रिंग के बाद पैरेंथेसिस को ओपन नहीं किया, तो हम यहाँ पे पैरेंथेसिस को कुछ इस तरह से ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब इसे मैं सेव करके रन करता हूँ और रिलोड करता हूँ तो देखिए आंसर आ गया, अमित, अंकित और 45। ठीक है, सो आई थिंक आप समझ गए कि किस तरह से आपको टू स्ट्रिंग का फंक्शन का यूज़ करना है। अब जो जानते हैं हम एरे के कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस के बारे में। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमारे पास टोटल 9 क्या है, एरे के कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। प्री डिफाइंड फंक्शंस का मतलब ये होता है कि ये फंक्शंस बाय डिफ़ॉल्ट आपके जावा स्क्रिप्ट में पहले से ही बने हुए हैं, सिर्फ आपको इन्हें कॉल करना है। लेकिन आप इस एक बात को इसमें याद रखोगे, ये सारे फंक्शंस सिर्फ और सिर्फ एरे में ही वर्क करेंगे। ठीक है, एरे के अलावा अगर आप इन फंक्शंस को कहीं यूज़ करोगे तो ये फंक्शंस वर्क नहीं करेंगे, इसीलिए इन सब फंक्शंस को एरे मेथड्स भी बोला जाता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं पहला नंबर फंक्शन, जॉइन फंक्शन। ठीक है, सो जॉइन फंक्शन हम एरे में कैसे यूज़ करते हैं और जॉइन का क्या यूज़ होता है। ठीक है, तो इसको समझने से पहले आप पहले यहाँ पे कोडिंग में आओ और इस एक चीज़ को आप जरा गौर करो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस टू स्ट्रिंग को अभी हटा देता हूँ। ठीक है, अलग अलग मैं इन एरे को एक ही साथ प्रिंट करता हूँ। ठीक है, मैंने एरे का यहाँ पे नंबर नाम डाल दिया। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे डॉट लगा के टू स्ट्रिंग इस तरह से पास कर देता हूँ। ओके, अब अगर मैं इसे सेव करके रन करता हूँ अपने ब्राउज़र में, तो जो यहाँ पे देखिएगा जो मेरा डेटा आया उसके बीच में आप देख रहे हो किसका साइन है, कॉमा का साइन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एरे हर एक डेटा को किससे सेपरेट कर रहा है, कॉमा से सेपरेट कर रहा है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे कॉमा ना रहे, यहाँ पे कॉमा की जगह कोई और सिंबल रहे। तो अगर आप चाहते हो कॉमा की जगह कोई और सिंबल लगाना, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे एरे का जॉइन फंक्शन या फिर एरे का जॉइन मेथड। ओके, सो चलिए हम इसको चेंज करके आपको दिखाते हैं। तो कैसे चेंज होगा, आप जो है वो ध्यान से देखिए। टू स्ट्रिंग आपने यहाँ पे लगा रखा है, आप इसको लगे रहने दो या फिर अभी फ़िलहाल के लिए अभी इसे फ़िलहाल आप यहाँ से रिमूव कर दो। ठीक है, अब इसमें जॉइन फंक्शन आप कैसे लगाओगे वो देखो। जहाँ पे आप अपने एरे को प्रिंट कर रहे हो वहीं पे डॉट ऑपरेटर दे के आप यहाँ पे इस तरह से जॉइन फंक्शन को यहाँ इस तरह से आप राइट कर देना। ठीक है, उसके बाद डुअल कोट्स के अंदर आप जो सिंबल देना चाहते हो कॉमा की जगह, वो सिंबल आप यहाँ पे राइट कर दो। जैसे मैं चाहता हूँ एंड का सिंबल देना, तो आप यहाँ पे एंड का सिंबल डाल दो। ठीक है, उसके बाद ऊप्स की गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए आपको इसके बाद क्या लगाना होगा, टू स्ट्रिंग फंक्शन आपको यहाँ पे लगाना होगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे डॉट ऑपरेटर डाल के
टू स्ट्रिंग फंक्शन को यहाँ पे इस तरह से पास कर देता हूँ। ओके, अब जरा देखिएगा, अब अगर मैं इसे सेव करके रन करूँगा तो जहाँ पे पहले कॉमा आ रहे थे उसकी जगह क्या आएगा, एंड आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए मैं इसे रिलोड करता हूँ। सो देखो मैंने रिलोड किया और यहाँ पे देखो अब हमारा जो हर एक डेटा है वो कॉमा से सेपरेट नहीं हो रहा बल्कि एंड के सिंबल से यहाँ पे देखो सेपरेट हो रहा है। ओके, सो अब जानते हैं हम यहाँ पे जो सेकंड फंक्शन है एरे का उसको ज़रा सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पुश फंक्शन है। अब पुश फंक्शन किस लिए हम यूज़ करते हैं ज़रा वो समझिए। यहाँ पे देखिए मैं पहले इसको हटा देता हूँ थोड़ा। ठीक है, अब जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास ए नाम का एरे है। उस ए नाम के एरे में कितने डेटा स्टोर हैं, 1 2 3, 3 डेटा स्टोर है। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर ये तीनों डेटा के बाद भी कुछ डेटा को और स्टोर मैं करना चाहता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ इसके बाद मैं यहाँ पे किसी और को, मतलब कोई भी डेटा यहाँ पे मैं स्टोर करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे बुक लिख दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे किस डेटा को स्टोर करना चाहता हूँ, बुक डेटा को। फिर कॉमा दे करके यहाँ पे मैं इंग्लिश को इस तरह से स्टोर करना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अगर आप इस तरह से राइट कर दोगे तो यहाँ पे इस एरे के अंदर ये भी दोनों डेटा भी स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर इस एरे में कितने डेटा हो जाएंगे, टोटल 5 डेटा हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस एरे के अंदर पहले ये 3 डेटा स्टोर करूँ, फिर बाद में इन दोनों डेटा को बाहर से इसमें स्टोर करूँ। ठीक है, मतलब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस एरे वाली लाइन को मैं ना छेड़ूँ। ठीक है, मीन्स मैं इसके अंदर इस एरे में बाहर से कोई दूसरा मेथड लगा के इसके अंदर डेटा को इंसर्ट करूँ। ठीक है, तो इसके अंदर बाहर से डेटा इंसर्ट करने के लिए आपको यूज़ करना होगा पुश फंक्शन का। ठीक है, अब ये कैसे होगा ज़रा वो समझिए। आपको क्या करना है, पहले एरे का नाम लिखना है, फिर उसके बाद डॉट ऑपरेटर देना है और यहाँ पे पुश फंक्शन को इस तरह से कॉल करना है। ठीक है, और जो भी आप राइट करवाना चाहते हो उसके अंदर 45 के बाद उसको आप यहाँ पे डुअल कोट्स के अंदर राइट कर दो। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी क्या राइट किया था वहाँ पे बुक, तो मैंने ये देखो यहाँ पे बुक राइट कर दिया। अगर और डेटा आपको इंसर्ट करना है तो कॉमा दे करके आप और डेटा को भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर को इंसर्ट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, अब आपको याद होगा जब भी हम कैरेक्टर इंसर्ट करते हैं तो उसे सिंगल कोट्स के अंदर रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने क्या किया, इस एरे के अंदर इस 2 डेटा को बाहर में अलग से जोड़ दिया। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ इसको विंडो डॉट अलर्ट के माध्यम से इसे प्रिंट करवा के चेक करता हूँ इस एरे वाले को। ठीक है, एरे वाले डेटा को कि इसके अंदर कितना डेटा आया है। ठीक है, सो मैं इसे सेव कर लेता हूँ और इसे रन करता हूँ। जो ध्यान से देखिएगा। ओके, मैंने अपना नोट्स रन कर दिया है। ठीक है, ये ब्राउज़र में आता हूँ इस वाले में और इसको मैं रन करता हूँ। तो जरा आप यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अमित अंकित 45 आ गया और देखो बुक वाला डेटा भी ऐड हो गया और जो ए वाला जो हमने कैरेक्टर डाला था वो भी यहाँ पे ऐड हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, अब जरा यहाँ पे देखिए जो हमने अभी एरे बनाया है इसके अंदर देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, बुक को ऐड कर दिया है और इस कैरेक्टर को यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो हमारे इस एरे के अंदर कितने डेटा है, 1 2 3 4 5, 5 डेटा है। ठीक है, अगर मैं अभी इसको प्रिंट कर दूँ तो ये पाँचों डेटा प्रिंट हो जाएंगे। चलो देखते हैं। देखो मैंने पेज रिलोड किया, देखो पाँचों डेटा यहाँ पे प्रिंट हो गया। मैं ये चाहता हूँ कि ये ए वाला जो कैरेक्टर है उस एरे के अंदर ही रहे लेकिन प्रिंट ना हो। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर आप लास्ट वाले डेटा को हटाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे एरे का पॉप मेथड अपनाना होगा। ये जो आप थर्ड वाला मेथड देख रहे हो, पॉप फंक्शन या एरे का मेथड, आप इसको अपने एरे में लगाइए। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, जो लास्ट में हमने एक कैरेक्टर को इंसर्ट किया था वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे आ जाइए, जिस तरह से अभी हमने पहले वाला फंक्शन इसमें लगाया था ना, उसी तरह से हम पॉप फंक्शन को भी इसमें लगाएंगे। ठीक है, तो मैंने देखो एरे का नाम दिया, डॉट ऑपरेटर देके इसमें पॉप राइट करके इस तरह से राइट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो मैं विंडो डॉट अलर्ट से अपने एरे को प्रिंट करवा रहा हूँ टू स्ट्रिंग मीन्स
क्यों लगा रहा हूँ मैं टू स्ट्रिंग, क्योंकि मेरे को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की गाइडलाइंस को फॉलो करना है इसलिए, ठीक है। अब अगर मैं इसे सेव करके रन करता हूँ तो जो देखिएगा क्या रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। सो मैंने देखो यहाँ रिलोड किया और यहाँ पे देखो जो लास्ट में एक कैरेक्टर प्रिंट हो रहा था वो कैरेक्टर अब प्रिंट होना बंद हो गया। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए अभी हमने पॉप फंक्शन से क्या करना सीखा। हमने पॉप मेथड से या पॉप फंक्शन से एरे के लास्ट वाले जो हमारे पास डेटा है उसको हमने डिलीट करना सीखा या फिर रिमूव करना सीखा। अब मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से हमने एरे का लास्ट वाला डेटा डिलीट किया है उसी तरह से हम अपने एरे का फर्स्ट वाले डेटा को डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है, और इसको डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है, फर्स्ट वाले डेटा को। तो ये डिलीट कैसे होगा जरा वो देखिए। अगर आप फर्स्ट वाले डेटा को डिलीट करना चाहते हो तो आपको पॉप की जगह शिफ्ट फंक्शन का यूज़ करना होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब मैं इसे सेव करता हूँ और रन करके देखते हैं क्या ये अमित प्रिंट होता है या नहीं। ओके, सो देखो मैं यहाँ पे आया ब्राउज़र में, मैं इसे रिलोड करता हूँ तो यहाँ पे देखो जो अमित था वो प्रिंट नहीं हुआ और यहाँ देखो कैरेक्टर हमारा लास्ट वाला वो प्रिंट हो गया। क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि हमने अपने एरे के अंदर पॉप मेथड को नहीं लगाया था। ओके, सो अब यहाँ पे देखिए आप, हमारे पास अब नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है यहाँ पे, अनशिफ्ट फंक्शन, ठीक है। सो अनशिफ्ट फंक्शन से क्या होता है जरा वो समझिए। अब यहाँ पे देखो मैं चाहता हूँ कि ये अमित जो यहाँ पे मैंने डेटा राइट किया है इस अमित डेटा के बाद यहाँ पे मीन्स इससे पहले अमित डेटा से एक और पहले मैं कोई दूसरा डेटा इंसर्ट करना चाहता हूँ। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था आप एरे में पुश फंक्शन लगा करके यहाँ पे लास्ट में कई सारे डेटा को इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह से अगर आप यहाँ पे अनशिफ्ट फंक्शन यूज़ करते हो, ठीक है, कौन सा फंक्शन, अनशिफ्ट फंक्शन या फिर एरे का मेथड अगर आप यूज़ करते हो तो आप क्या कर पाओगे, इस फर्स्ट वाले डेटा से पहले एक और डेटा को राइट कर पाओगे। ओके, तो देखो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं डुअल कोट्स में राइट करता हूँ STP, ठीक है। अब देखना मैं इसे सेव करके रन करता हूँ तो क्या प्रिंट होगा, सबसे पहले STP प्रिंट होगा फिर उसके बाद अमित प्रिंट होगा, ठीक है। सो देखो मैंने इसे सेव कर लिया और मैं इसे यहाँ पे रन करके आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, सबसे पहले STP प्रिंट हुआ, देन उसके बाद अमित प्रिंट हुआ, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कौन सा फंक्शन है आपका, स्प्लाइस फंक्शन, ठीक है। स्प्लाइस फंक्शन से हम क्या करते हैं, एरे के अंदर से डेटा को डिलीट करने का काम करते हैं, ठीक है। अब कैसे डिलीट करना है स्प्लाइस मेथड से जरा वो देखिए। यहाँ पे आ जाइए कोड में और यहाँ देखो मैं क्या करता हूँ, इस एरे के अंदर ये वाला स्प्लाइस फंक्शन को यहाँ पे ऐसे कॉल करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं अंकित से लेकर के बुक तक के डेटा को डिलीट करना का, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, ये वाला डेटा डिलीट हो जाए, 45 भी डिलीट हो जाए और बुक भी डिलीट हो जाए। मीन्स एरे के जो डेटा हैं बहुत सारे, इनके बीच से मैं कोई डेटा को डिलीट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, स्प्लाइस फंक्शन के अंदर आपको पैरामीटर पास करना होगा, ठीक है। और जो भी आप पैरामीटर पास करोगे वो इंडेक्सिंग नंबर के थ्रू होगा, ठीक है। अब इंडेक्सिंग नंबर के थ्रू कैसे होगा जरा वो समझिए। अब कहाँ से डेटा डिलीट करना चाहते हो, अंकित से डेटा को डिलीट करना चाहते हो तो आप बताओ अंकित का इंडेक्सिंग नंबर क्या है। अंकित का इंडेक्सिंग नंबर है 1, क्योंकि इंडेक्सिंग नंबर कहाँ से चालू होते हैं, 0 से। तो अमित का इंडेक्सिंग नंबर होगा आपका 0 और अंकित का क्या होगा 1। तो मैं चाहता हूँ 1 से डेटा डिलीट शुरू होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो अंकित से क्या होगा, यहाँ पे आपका डेटा डिलीट होना शुरू होगा। अब ये पूछ रहा है आपसे कि कहाँ तक डेटा डिलीट हो, मतलब कि 1 से लेकर के आप कितने डेटा को डिलीट करना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे 3 डेटा डिलीट करना, जैसे कि पहला अंकित डिलीट हो जाएगा, दूसरा ये वाला डिलीट हो जाएगा और तीसरा बुक डिलीट हो जाएगा। तो आप चाहते हो कितने डेटा डिलीट करना, मैं 3 डेटा डिलीट करना चाहता हूँ। तो उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 पैरामीटर को पास कर दोगे, ठीक है। इतना ही आपको करना है। जरा फिर से एक बार समझ लीजिए स्प्लाइस में किस तरह से हम इस एरे के डेटा को डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको इंडेक्सिंग नंबर वो डालना है जहाँ से आप डेटा को डिलीट करना चाहते हो। तो मैं 1 इंडेक्सिंग नंबर से डेटा को डिलीट करना चाहता था तो मैंने यहाँ पे 1 डाल दिया। उसके बाद यहाँ मैंने 3 क्यों लिखा, क्योंकि मैं चाहता हूँ 1 से लेकर के उसके बाद के 3 डेटा डिलीट हो जाए, ठीक है। 1 से लेके उसके बाद के भी
3 डेटा डिलीट हो जाएं। तो यहाँ पे जो अंकित है ये पहले नंबर पे आएगा और दूसरे नंबर पे ये और तीसरे नंबर पे ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका एरे है वो प्रिंट होगा। तो अभी एरे में क्या प्रिंट होना चाहिए, अमित प्रिंट होना चाहिए और साथ ही साथ ए कैरेक्टर प्रिंट होना चाहिए। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ और इसे रन करके आपको यहाँ दिखाता हूँ। सो देखो मैंने यहाँ रिलोड किया तो यहाँ पे देखो क्या प्रिंट हुआ, अमित प्रिंट हुआ और ए कैरेक्टर प्रिंट हो गया। ठीक है, सो आई थिंक उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे स्प्लाइस फंक्शन का कैसे यूज़ आपको करना है। सो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, कॉन्केट। सो कॉन्केट फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं एरे के अंदर, जरा वो समझने की कोशिश करिए। कॉन्केट फंक्शन से आप हर एक एरे को मर्ज कर सकते हो। जैसे कि आपने 3 से 4 एरे बनाए हुए हैं, ठीक है, आप इससे क्या कर पाओगे, उन तीनों और चारों एरे को, उनके डेटा को आपस में मर्ज करके एक साथ प्रिंट कर पाओगे। ठीक है, चलिए करके मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ देखो ए नाम से पहले से ऑलरेडी एरे बना पड़ा है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और नाम से एरे बना लेता हूँ बी के नाम से। ठीक है, और इसके अंदर मैं कुछ भी डेटा को स्टोर कर दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लास को स्टोर कर दिया और यहाँ पे कोर्स को स्टोर कर दिया। ओके, कुछ इस तरह से। अब मैं चाहता हूँ जब मैं प्रिंट करूँ इस वाले को तो ये वही साथ में प्रिंट हो जाए। मतलब मैं ये चाहता हूँ ये दोनों एरे आपस में मर्ज हो जाएं और ये दोनों डेटा अपने एक साथ डेटा को प्रिंट करने पाएँ। ठीक है, तो ये कैसे होगा जरा वो देखो। आप क्या करो, इस ए वाले के अंदर कॉन्केट फंक्शन को पहले लगा लो। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉन्केट फंक्शन को इस तरह से लगा लेता हूँ। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब आप क्या चाहते हो, अब आप चाहते हो कि जो ए वाला एरे है, ठीक है, इसके अंदर कौन सा एरे का डेटा प्रिंट हो, साथ ही साथ बी वाले का। तो आप इसमें कॉन्केट के अंदर बी को पास कर दो कुछ इस तरह से। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, इस पूरी स्टेटमेंट को आप एक वेरिएबल में स्टोर करके रख लो। तो मैं इसमें सी नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इस वाले स्टेटमेंट को इस सी के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। तो जरा समझिए मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने पहला एरे लिखा। ठीक है, फिर इस एरे के अंदर कॉन्केट फंक्शन को लगाया और इस कॉन्केट फंक्शन के माध्यम से मैंने इस बी वाले एरे को भी ए वाले के अंदर ही डाल दिया, जिससे कि मैं अगर इस सी को प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो ए में और बी में जो दोनों में डेटा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ सी टाइप किया, सेव करके मैं एक बार रन करता हूँ, देखता हूँ इसका रिजल्ट हमें मिलता है या नहीं। सो देखो मैंने रिलोड किया इसे, तो यहाँ पे देखो अमित अंकित 45 बुक भी प्रिंट हुआ और साथ ही साथ देखो यहाँ पे क्लास और कोर्स भी आपका प्रिंट हो गया। ओके, अब जरा जानते हैं, यहाँ पे तो अभी हमने दो एरे को एक साथ मर्ज करके प्रिंट करना सीखा। अगर बाय द वे आपके पास एक और एरे है तो मैं यहाँ पे डी नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक और एरे बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसे टाइप कर देता हूँ, फिलहाल डेटा कुछ भी मैं यहाँ पे ऐसे राइट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये डी वाला भी जो एरे है वो इसमें मर्ज हो जाए। तो आप क्या करो, जहाँ आपने बी को लिख रखा है उसके बाद आप कॉमा दे करके इस डी वाले वेरिएबल को या फिर डी वाले एरे को भी आप यहाँ पे ऐसे डाल दो। ठीक है, अब आप इसे सेव करो और इसे रन करके टेस्ट करो, तो देखो ये भी आपका प्रिंट हो जाएगा। सो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट किया तो देखो यहाँ पे क्लास भी प्रिंट हुआ, कोर्स भी प्रिंट हुआ और उसके बाद जो तीसरा वाला एरे था वो भी आपका यहाँ पे प्रिंट हो गया। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हमारे पास कौन कौन से मेथड्स बचे हैं जरा पहले हम उसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास देखो अब यहाँ पे 8th बचा है क्या, स्लाइस मेथड। ठीक है, तो स्लाइस मेथड किस तरह से यूज़ होता है जरा पहले आप उसको समझिए। यहाँ पे देखिए ये सारी जो भी चीज़ें एरे हमने बनाया है इसको पहले मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पे सिर्फ इसी को रखता हूँ, ए वाले एरे को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कभी भी अगर मैं इसको अभी सेव करके रन करूँ, ठीक है, तो क्या होगा, मेरा जो डेटा है वो कहाँ से प्रिंट होना शुरू होगा, एरे का मेरा जो डेटा है वो 0 इंडेक्सिंग नंबर से प्रिंट होना शुरू होगा। जैसे कि देखो मैं इसे सेव करता हूँ और अगर मैं इसे रिलोड करूँ तो देखो मेरा जो डेटा है कहाँ से प्रिंट होना शुरू हुआ, अमित से। और अमित क्या है मेरा, अमित 0 इंडेक्सिंग नंबर पे हमारा रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा जो डेटा है एरे का वो 0 इंडेक्सिंग नंबर से प्रिंट होना ना शुरू हो, बल्कि कहाँ से शुरू हो,
1 इंडेक्सिंग नंबर से प्रिंट होना शुरू हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको स्लाइस फंक्शन का यूज़ करना होगा, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे कैसे करता हूँ स्लाइस फंक्शन का यूज़। आप यहाँ पे एरे का नाम लिखो, फिर उसमें आप स्लाइस फंक्शन को कुछ इस तरह से पास कर दो, ठीक है। फिर इसके अंदर आप जिस भी इंडेक्सिंग नंबर से आप अपने डेटा को प्रिंट करवाना चाहते हो उस नंबर को आप यहाँ पे पास कर दो। तो मैं चाहता हूँ 1 इंडेक्सिंग नंबर से मेरा जो एरे का डेटा है वो प्रिंट होना शुरू हो जाए। तो आप क्या करो, यहाँ पे 1 डाल दो, ठीक है। अब इंटरनली हो क्या रहा है ज़रा पहले आप इसको समझ लो, ठीक है। यहाँ पे जब आप इसमें स्लाइस फंक्शन को ऐसे लगाते हो तो ये क्या करता है, ये पूरी इंस्ट्रक्शन एक और नया एरे क्रिएट कर लेती है। तो आपको क्या करना होगा, उस एरे को एक वेरिएबल में स्टोर कर लेना होगा। तो मैं जैसे यहाँ b नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। तो इस b के अंदर क्या जा रहा होगा, b के अंदर एक नया एरे बन रहा होगा जिसके अंदर कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डेटा स्टोर होगा, ठीक है। क्योंकि देखो हमने यहाँ 1 लिखा है तो इसने इसको छोड़ दिया होगा और 1 से इंडेक्सिंग नंबर का 1 से लेकर के जितने भी डेटा है उसने उस एरे के अंदर स्टोर कर दिया होगा, ठीक है। और फिर उस एरे को यहाँ b में रिटर्न कर दिया। अब देखो मैं यहाँ पे अगर b को इस तरह से प्रिंट करता हूँ तो क्या प्रिंट होगा, ये अमित प्रिंट नहीं होगा। कहाँ से आपका जो डेटा है प्रिंट होना शुरू होगा, यहाँ 1 इंडेक्सिंग नंबर से। लेकिन इंटरनली हो कहाँ से रहा है, 0 से, जो इसने खुद से एरे बनाया है उसके अंदर, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि हमने यहाँ पे अगर 1 लिखा है तो ये हमारा जो डेटा है एरे का वो 1 इंडेक्सिंग नंबर से प्रिंट होना शुरू हो रहा है, ठीक है। तो जरा देखो मैं इसे अभी रिलोड करता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखो अमित प्रिंट नहीं हुआ, क्या प्रिंट हुआ, अंकित प्रिंट हुआ, 45 बुक और ए प्रिंट हुआ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे 1 से भी ना शुरू हो, 2 से शुरू हो, तो क्या होगा, जो इंटरनली एरे बन रहा है उसके अंदर डेटा कहाँ से फिर स्टोर होगा, 45 से, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से हमें दो तरीके से मतलब आपको फ़ायदा मिल रहा है कि आपको यहाँ पे जितने इंडेक्सिंग नंबर को आप छोड़ना चाहते हो उसे आप छोड़ सकते हो, और जहाँ से आप डेटा को प्रिंट आउट करवाना चाहते हो आप वहाँ पे प्रिंट आउट करवा सकते हो, ठीक है। मैं इसे सेव कर लेता हूँ और इसे एक बार रन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो देखो मैंने इसे रन किया तो देखो अंकित भी नहीं आया, ठीक है। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आप इन सब एरे मेथड्स का यूज़ करोगे एरे के अंदर, ठीक है। ये जो वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ऐसा करिएगा, इस वीडियोज़ को आप दोबारा से एक बार देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि कौन सा फंक्शन किस चीज़ के लिए काम में आता है, ठीक है। और लास्ट रह गया है हमारा शॉर्ट, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटेन करेंगे, ओके। So, thanks for watching our video. Have a nice day.